हेलो जुडिशियल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ क्लासरूम। आप सभी को जैसा पता है, इस चैनल के ऊपर हमारी कोशिश ये है कि हम स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को, कंसेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में समझा सकें, ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रोविजन का कोई डर ना रहे। और अगर आपका एक डर एक बार अपने मन से निकल गया और आपको यह समझ में आ गया कि इस कंसेप्ट को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से समझना है, तो फिर आप अपने किसी भी एग्जाम के अंदर किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करने वाले। अदरवाइज क्या होगा, जब भी एग्जाम पास आएगा आपके मन में एक डर बना रहेगा, यार इस सब्जेक्ट के अंदर ये चीज मैंने नहीं पढ़ी है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, बस मैंने रटा हुआ है, इस चीज पर अगर कुछ घुमा के मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो मैं आंसर ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारे डर अब आपको साइड में रख देने, क्योंकि यहां पर हम समझाएंगे बहुत 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 ज्यादा सिंपल वे में सारे कंसेप्ट्स। और अभी जिस सब्जेक्ट के साथ हमने शुरुआत की है वो है हिंदू मैरिज एक्ट। और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमने डेफिनेशन क्लॉज तक कवर कर लिया था, यानी सेक्शन नंबर 3 तक हम कवर कर चुके थे। उसके अलावा हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट भी पढ़े थे विद रेस्पेक्ट टू हिंदू मैरिज एक्ट। इसके अंदर हमने जाना था कि किस तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी भी हो सकती है। अगर कोई एनआरआई इंडिया के अंदर आके शादी करता है तो क्या वहां पर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो या फिर नहीं करवा सकते। अगर किसी भी रीजन की वजह से दो इंडियंस हिंदू बाहर जाके शादी कर दें तो उनके पास क्या ऑप्शंस है, कौन कौन हिंदू हैं, कौन कौन हिंदू नहीं है, क्या एसटी एससी कम्युनिटी के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उन वीडियोस को जरूर देखिए और उन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझिए। ओके, तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सेक्शन नंबर 5, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिए, अगर आपको सेक्शन 5 नहीं समझ में आया ना तो आपको यह भी नहीं समझ में आएगा कि कौन सी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वैलिड होती है, कौन सी वॉइड होती है और कौन सी वॉइडेबल होती है। तो अगर आपको यही नहीं पता है कि वॉइड क्या है, वॉइडेबल क्या है एंड वैलिड क्या है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को हस्बैंड और वाइफ बोला जाएगा या फिर नहीं बोला जाएगा, क्या उनको कोई राइट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इन सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको समझना होगा सेक्शन नंबर 5। और सेक्शन नंबर 5 अकेले नहीं पढ़ना है, सेक्शन नंबर 5 साथ में पढ़ा जाता है हमेशा सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 के साथ। तो इस तरीके से हम इन 3 सेक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे और इनको एक साथ समझने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, देखिए अगर आप लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हो देन वेल एंड गुड, आप इस वीडियो को देखिए और कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि एज अ कॉमन मैन भी तो आपको जानना जरूरी है। देखो, इंडिया में जितने भी हिंदूज हैं उनको बेसिक लॉज ही नहीं पता है, हिंदू लॉ। तो अगर उनको नहीं पता तो उनको अपने राइट्स भी नहीं पता है, ऑब्लिगेशंस भी नहीं पता है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट नहीं हो तब इस वीडियो को देखिए और इन कंसेप्ट्स को समझिए, आपको मजा बहुत आने वाला है। और जब एक बार चीज समझ में आती है तो फिर आपको मजा आता है, इंटरेस्ट आता है कि मैं और जानूं, क्योंकि ये सारे लॉ आपके ऊपर भी तो एप्लीकेबल है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, सॉरी लॉ स्टूडेंट नहीं है, देन वेल एंड गुड, वीडियो देखिए। लेकिन अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, सारी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट मिलते रहे, जजमेंट से रिलेटेड अपडेट मिलते रहे, और आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएं जो आप ग्रुप में डिस्कस करो, सॉल्व करो, तो इन सारी चीजों को जानने के लिए, उन सब सारी चीजों का बेनिफिट उठाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पर हम ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस पे ज्वाइन कीजिए और सारी चीजों का बेनिफिट उठाइए ताकि आप बाकी लोगों से आगे रह सके, इस कंपटीशन के जमाने में लोगों से आगे रह सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप किसी भी कंसेप्ट को मिस ना कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके साथ, सेक्शन नंबर 5 के साथ। अब देखिए सेक्शन नंबर 5 क्या है। सेक्शन नंबर 5 के अंदर आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है, जैसे कि क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है, क्लॉज 4 है, क्लॉज 5 है। ये टोटल 5 आपको क्लॉजेस दिए हुए हैं। इन 5 क्लॉजेस के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि क्या कोई हिंदू मैरिज वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल है। अगर आपको ये 5 क्लॉज समझ में आ गए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर कर देते हैं लोग गड़बड़, डायरेक्ट वो जंप करेंगे इन 5 क्लॉज के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन भाई उन 5 क्लॉज से समझने से पहले आपको यह भी समझना होता है, जो लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे कौन कौन सी टर्म इंपॉर्टेंट है, ये और यहां पर
ये तीन टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ये तीन टर्म अगर आपको समझ में आ गई ना, तो फिर आपके लिए आने वाला जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा इजी रहने वाला है। और इस सेक्शन को समझते हुए हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं उनका क्या मैरिटल स्टेटस होता है, क्या वो वैलिड है या फिर नहीं है, क्या आप उनको शादी की तरह मान सकते हो नहीं मान सकते। अगर आप एक बहुत लंबे टाइम से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो क्या उसको शादी कंसिडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो तीन टर्मिनोलॉजी, तीनों टर्मिनोलॉजी को आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सारी टर्मिनोलॉजी को इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और फाइनली जंप करते हैं हमारे उस इंटरेस्टिंग पार्ट पे जिसका आप सभी को इंतजार है। अब देखिए ये तीन टर्म है जो हमको समझना है। इससे पहले हम इस लाइन को रीड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, अ मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। यानी कि सेक्शन 5 की जो ओपनिंग लाइन है साफ साफ ये बोलती है कि जो मैरिज है दो हिंदुओं के बीच में सोलेमनाइज्ड हो सकती है अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो। अब कंडीशन क्या है ये तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, मे सोलेमनाइज्ड एंड टू हिंदूज। यानी कि यहां पे इन तीन टर्म का क्या मतलब है, क्योंकि यहां पर देखो मे लिख दिया गया है, तो यानी कि क्या ये मतलब है कि ये कंडीशन फुलफिल करना जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो अभी तक हम लीगल लैंग्वेज में क्या देखते हैं, जब भी मे लिखा हुआ है इसका मतलब वो चीज मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी है। वहीं पर अगर शैल लिखा हुआ था तो ये मैंडेटरी बन जाता। तो हमको ये समझना जरूरी है क्या ये कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है भी या फिर नहीं है, क्योंकि यहां पर मे लिख दिया गया है। दूसरा, ये सोलेमनाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है ना, क्या यहां पर सारे रिचुअल्स को फॉलो करना जरूरी है, सारे कस्टम्स को फॉलो करना जरूरी है। तो ये रेफर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 7 ऑफ द एक्ट। ये भी हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम देंगे टू हिंदूज। अब टू हिंदूज को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। पहला कि जब कोई भी इंडिविजुअल हिंदू है और उसका पार्टनर हिंदू नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि देखो अगेन मे वर्ड लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर दो हिंदूज हैं वो अलग अलग वो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तब क्या होगा, किस तरीके से रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। तो बहुत मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में, पूरा जरूर देखना और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें भी जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो देखिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से, टू हिंदूज। अब ये टू हिंदूज का मतलब क्या है वो जानते हैं हम, ठीक है। तो आप इसको अगर नोट्स बनाना चाहो, नोट्स की तरह अगर लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, आप साथ के साथ लिखते रहिए, ठीक है। टू हिंदूज यानी कि देखो सबसे पहली सिचुएशन तो यही है कि भाई हस्बैंड और वाइफ जो हैं, ठीक है, जो पर्सपेक्टिव हमारे हस्बैंड और वाइफ है यानी कि ब्राइड एंड ब्राइड्स ग्रूम, वो दोनों के दोनों क्या है, हिंदू है, ठीक है। एच भी हिंदू है और डब्ल्यू भी हिंदू है, तो क्या वो शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, हिंदू मैरिज एक्ट बनाए उन लोगों के लिए, बिल्कुल करेंगे, ठीक है भाई, ये बात सही है। इमेजिन करो एक हिंदू है एंड एक सिख है, ठीक है। एक क्या है, हिंदू है और एक सिख है, ये हमारी हो गई दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन, एक है सिख और एक है हिंदू, सॉरी जैन, है ना। इमेजिन करके देखिए क्या यहां पर इनकी शादी हो सकती है। और अगर मैं एक और कंडीशन डाल दूं, फोर्थ कंडीशन, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम, क्या इनकी शादी हो सकती है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? और अगर नहीं होगी तो कहां पर इनको जाना पड़ेगा? तो देखो जो हमारी पहली सिचुएशन है वो तो ऑब्वियसली आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि अगर जब ये हिंदू मैरिज एक्ट बना ही दो हिंदुओं के लिए तो इनकी शादी तो बिल्कुल हो सकती है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, ये इनकी शादी हो जाएगी। वहीं पर अगर मैं बात कर दूं फोर्थ कंडीशन की, जहां पर एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो यहां पर ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी नहीं कर सकते, इनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं होगी। इसीलिए यहां पर देखो एक नई चीज निकल के आती है, एक नई कैटेगरी ऑफ मैरिज निकल के आती है। नॉर्मली आप देखोगे आपको हर जगह, हर बुक के अंदर, हर टीचर आपको ये पढ़ाएगा कि सर जो हमारी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है, मैरिज को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। लेकिन देखिए एक तीसरी कैटेगरी भी, चौथी भी कैटेगरी निकल के आती है, वो है इनवैलिड कैटेगरी।
अब वो इनवैलिड कैसे, वो इनवैलिड ऐसे है कि जब भी हिंदू और मुस्लिम शादी करेंगे तो भैया वो वॉइड तो है नहीं, क्योंकि देखो अगर हम सेक्शन 5 को देखते हैं तो वहां पर कहीं पर भी इंटर रिलीजियस मैरिज को लेके कोई बात बोली ही नहीं गई है, ये बोला ही नहीं गया है कि वो वॉइड होगी या फिर वॉइडेबल होगी। तो अब क्या करें इस टाइप की शादी का, तो इस टाइप की शादी को आप क्या मानोगे, इनवैलिड मानोगे। ये क्या कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा। यानी कि भैया ये जो शादी है ना, ये वॉइड और वॉइडेबल तो नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, बट एट द सेम टाइम हम इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, तो इसीलिए ये फोर्थ कैटेगरी निकल के आती है, फोर्थ टाइप ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अब ये अगर हिंदू मैरिज एक्ट में इनवैलिड है तो कहीं ना कहीं तो वैलिड होगी, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्पेशल मैरिज एक्ट। तो जब भी आप इस तरीके से इंटर रिलीजियस मैरिज करते हो तो आपके ऊपर पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, आपके हमें ऊपर हमेशा सिविल लॉ एप्लीकेबल होगा, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। क्या चीज क्लियर हो गई है? तो ध्यान रखना, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको एक फोर्थ कैटेगरी जो स्पेसिफिकली इस बैरेट के अंदर कहीं पर भी दी हुई नहीं है, बुक्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, वो भी एग्जिस्ट करती है, वो है इनवैलिड मैरिज। अब अपन बात करते हैं मैरिज बिटवीन हिंदू एंड सिख एंड मैरिज बिटवीन सिख एंड जैन। क्या ये एक वैलिड मैरिज कहलाएगी फिर नहीं कहलाएगी? तो देखिए इसका आंसर बहुत 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 ज्यादा सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अपने बैरेट को ओपन करो और यहां पर आपको सेक्शन नंबर 2 पर आना है, बस वहां पर आपके आंसर का सॉल्यूशन है, सॉरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर का तो कैसे होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो देखो यहां पे क्या बोला गया है, दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म एंड डेवलपमेंट्स, ये बताया गया। उसके अलावा टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, यानी कि जो हमारे बुद्धिस्ट है, जैन है और सिख है, इन तीन के ऊपर भी क्या होता है, हमारा एक्ट एप्लीकेबल है। तो अगर इन तीनों के ऊपर हमारा एक्ट एप्लीकेबल है तो फिर आप मुझे बताइए, अगर एक हिंदू और सिख शादी करते हैं तो ऑब्वियसली वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आ सकते हैं। उसके अलावा अगर एक सिख और एक जैन शादी करना चाहते हैं तो वो भी क्या आ सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो अपनी शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं, सोलेमनाइज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पार्टी का जो एक्चुअल रिलीजन है वो क्या है ना। तो भूलना मत, सेक्शन 2 को भूल मत जाना कि पढ़ के भूल गए। ध्यान रखना कि जो हमारे सिख हैं और जो जैन हैं वो भी किसके अंदर इंक्लूडेड किए गए, सेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ये है हमारे 2 हिंदू के लिए इंपॉर्टेंट चीज। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई है, 2 हिंदूज? अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपके सामने क्वेश्चन आना चाहिए। अब यहां पर 2 हिंदू लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, 2 हिंदू। अब यहां पर क्या, यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए। क्या जेंडर कहीं पर लिखा है क्या, क्या इनका सेक्स मेंशन्ड है क्या इसके अंदर? सेक्स क्या होगा, क्या ये सिर्फ और सिर्फ मेल एंड फीमेल ही होंगे? ठीक है, क्या ये सिर्फ मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, या फिर जैसा कि आपको पता होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंट कैटेगरी को भी रिकॉग्नाइज किया है, वो है थर्ड जेंडर। क्या वो भी इस तरीके से शादी कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते? ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एज एन एडवोकेट आपके पास हो सकता है ऐसा कोई मैटर आ जाए, एज अ जज आपके पास ऐसा मैटर आ जाए, तो आपको समझना जरूरी है क्या इस तरीके से थर्ड जेंडर के लोग भी क्या यहां पर अपनी शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं फिर नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो एक और दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वैसे तो आपको सेक्शन नंबर 5 के अंदर इनका जेंडर कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन जो ये थर्ड कैटेगरी है, थर्ड इसेंशियल ऑफ द सेक्शन 5, वहां पर लिखा हुआ है द ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड, यानी कि देखो यहां पर इन्होंने क्या वर्ड यूज में ले लिए हैं, ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड, ठीक है, ये वर्ड यूज में ले लिए। तो अब इतना तो हमें पता है कि ब्राइडग्रूम एंड जो ब्राइड है वो जेंडर न्यूट्रल टर्म्स नहीं है। ब्राइडग्रूम का मतलब क्या होता है, दूल्हा यानी कि लड़का, और ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन यानी कि लड़की। तो अब यहां पर आके बात अटक जाती है, क्या यहां पर ट्रांसजेंडर भी शादी कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते? यूनक्स यानी कि जो किन्नर होते हैं वो भी ट्रांसजेंडर में इंक्लूडेड किए जाते हैं, क्या वो शादी कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते? तो यहां पर देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई भी लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, लेकिन यहां पर आपको मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट देखने को मिल जाएगा। उस जजमेंट का नाम है अरुण कुमार वर्सेस अरुण कुमार वर्सेस आईजी, अरुण कुमार वर्सेस
ऑफ रजिस्ट्रेशन। आईजी ऑफ रजिस्ट्रेशन 2019 का मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर यहां पर ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जो ट्रांसजेंडर है ना, उनकी भी शादी रजिस्टर की जा सकती है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन हाँ, उनको एक काम करना पड़ेगा कि जब भी आप रजिस्टर करवाओगे अपनी शादी को, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उन कपल में ट्रांसजेंडर में से कौन अपने आप को एज अ मेल आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि ब्राइड रूम में तो आपको लिखना पड़ेगा, और कौन अपने आप को फीमेल की तरह आइडेंटिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ब्राइड भी तो मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि अगर आप फॉर्म के अंदर मेंशन कर देते हो कौन ब्राइड है कौन ब्राइड्स ग्रूम है, तो फिर ट्रांसजेंडर की शादी भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर की जा सकती है। और मुझे लगता है काफी अच्छा ये स्टेप लिया गया 2019 के अंदर ऑनरेबल हाईकोर्ट का। हो सकता है आने वाले समय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर एक डिटेल्ड रूलिंग दे दे, है ना। तो जो हमारे यूनिक्स हैं वो भी किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? ट्रांसजेंडर के अंदर, यानी कि वो भी शादी कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो टू हिंदू वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, जेंडर के रेस्पेक्टिव में भी, एंड जो अदर रिलीजन है हमारे, जो सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग भी। अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो मैंने आपको बोला था कि आपको पता होनी चाहिए, वो है सोलेमनाइज्ड। इस टर्म को मैंने आपको बोला था कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये वाली टर्म सोलेमनाइज्ड। तो इसका मतलब क्या होता है ना, क्योंकि यहां पर ही लेके पूरी खिचड़ी पकती है कि सोलेमनाइज्ड का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए। तो देखिए, इस मतलब को क्लियर करने के लिए सीधा सीधा हमारे यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। जजमेंट का नाम है BS लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्या नाम है जजमेंट का? BS लोखंडे। ठीक है, आप साथ के साथ लिखते रहिए, BS लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि सोलेमनाइज का मतलब होता है टू सेलिब्रेट द मैरिज इन प्रॉपर सेरेमनीज एंड इन ड्यू फॉर्म्स। यानी कि उन्होंने क्या बोला, सोलेमनाइज का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपकी जो सेरेमनीज होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। दो इसेंशियल दे दिए, प्रॉपर होनी चाहिए सेरेमनीज, और जो आपकी सेरेमनीज हैं वो ड्यू फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, यानी कि अगर इन दो में से कोई एक एसेंशियल भी फुलफिल नहीं हुआ तो फिर हम उसको सोलेमनाइज नहीं मानेंगे। कैसे? अब अज्यूम करो, देखो आज के टाइम पे जिस तरीके से हमने रिलीजन को पूरा ही चेंज कर दिया है, मॉडर्नाइज करने में लगे हुए हैं, वेस्टर्न कल्चर को इंक्लूड किया जा रहा है, अननेसेसरी चीजें की जा रही है ना। बहुत बार आप ये देखने को मिलता है आपको। इमेजिन करो कि यहां पर हस्बैंड और वाइफ, यानी कि प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड और वाइफ, इनकी शादी हो रही है। अब इनके कल्चर के अंदर यह था कि जब शादी होगी तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, एक सेरेमनी कंडक्ट की जाएगी। किसकी सेरेमनी? कन्यादान की। ठीक है, अब ये वर्ड सुन के बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कन्यादान, ये बोलते हैं कि भाई ये कन्यादान क्या है, आप कैसे लड़की को दान कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। अब हम देखो इस एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या यहाँ पे लड़कियों को ऑपरेस किया जा रहा है, क्या मेंटेलिटी के साथ ये प्रोसेस चालू की है, हम उसमें नहीं जाने वाले हैं। हम इतना सा समझने वाले भाई ये कन्यादान ये एक इसेंशियल प्रोसेस है। अब वहां पर अगर लड़की ने मना कर दिया, नहीं 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 मैं नहीं करने दूंगी कन्यादान, ये सेरेमनी मैं कंडक्ट ही नहीं करने दूंगी, जबकि एज पर देयर कस्टम एंड रिचुअल्स ये एक इंपॉर्टेंट सेरेमनी हुआ करती थी। तो अब यहां पर जब उसने उस सेरेमनी को परफॉर्म नहीं करने दिया, तो क्या आप ये बोलोगे कि वो एक प्रॉपर सेरेमनी है? नहीं हो सकती ना। क्या बिना कन्यादान के आप हिंदू मैरिज एक्ट के हिंदू मैरिज को सोलेमनाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप कितना भी कर लो, कल को अगर उन दोनों में से हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने भी बाद में आके ऑब्जेक्शन उठा दिया, सर हमारी तो शादी नहीं हुई है, और उसने प्रूफ में लाके क्या दे दिया कि देखो सर यही बन रही थी ज्यादा होशियार, इसको कन्यादान नहीं करवाना था, नहीं करवाया कन्यादान, नहीं करी सेरेमनी, इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, बस शादी वैलिड नहीं है, हो गया, बैठे रहो। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैरिज है ना वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए, है ना, ड्यू फॉर्म में सारी की सारी सेरेमनीज क्या करनी चाहिए,
कंडक्ट करनी चाहिए, अगर नहीं की तो दिक्कत है। अब एक और चीज देख लो, अभी जैसे अभी आपको पता होगा काफी सारे हमारे यहाँ पे शादी इंटरकास्ट शादियां होती है, ठीक है। इंटरफेथ में भी अगर मैं हिंदू सिख और या फिर जैन इस तरीके से इंक्लूड करूं तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर अलग अलग कास्ट के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। अगर मैं जैन सिख और हिंदू एंड बुद्धिस्ट इन चार को भी कंपेयर करूं तो इनके भी रिचुअल्स अलग अलग है। तो लेट्स अज्यूम कि एक सिख एंड एक हिंदू इनकी शादी की जा रही है ना, इनकी शादी करनी है। तो अब बात यह है कि सर इनकी शादी होगी कैसे, क्योंकि इन दोनों की सेरेमनीज तो अलग अलग है ना। सिख रीजन की अगर मैं बात करूं तो इनकी शादी होती है गुरुद्वारे के अंदर, और अगर मैं हिंदू मैरिज के हिसाब से बात करूं तो इनकी शादी बढ़िया पांडा लगता है, वहां पे हवन वगैरह होता है, फिर 7 फेरे लिए जाते हैं और कन्यादान होकर और जो भी सेरेमनीज है वैसे होता है। तो यानी कि इनकी तो सेरेमनीज पूरी अलग अलग है ना। तो इन्होंने क्या सोचा कि सर हम तो एकदम हाइब्रिड मैरिज करेंगे। कैसे हाइब्रिड मैरिज करेंगे कि सर हम क्या करने वाले हैं कि लेट्स अज्यूम सिख रीजन के अंदर 2 सेरेमनीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी 2 सेरेमनीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप ये मान लो कि वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बैठकर वहां पर जो भी प्रोसेस होती है वो कंप्लीट की जाती है, फिर उसके बाद वो फेरे लेते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के चारों तरफ। तो यहाँ पर ये 2 सेरेमनीज आप इंपॉर्टेंट मान लो। तो उन्होंने क्या किया कि सर हम क्या करते हैं हाइब्रिड मैरिज करेंगे। कैसे करेंगे हाइब्रिड मैरिज कि सर हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बैठ के तो जो भी वो वहां पे सिख रीजन के जो गुरु होते हैं, यानी कि जो भी वहां पे गुरुद्वारे में जो हेड होते हैं, वो जो भी वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के जो भी वो रिचुअल्स करना चाहते हैं वो कर ले, ठीक है। तो वो काम तो वहां पर कर लेंगे, लेकिन जब फेरे लेने की बात आएगी ना तो हम क्या करेंगे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जो सप्तपदी होती है वो कर लेते हैं। कितनी मजेदार बात हो गई है ना। आपने दोनों रिलीजन को मिक्स कर दिया। अब यहां पर मिक्स कर दिया तो ठीक है भैया, मॉडर्न जमाना है, आपने कर दिया, हो गई शादी। अब बाद में अगर फ्यूचर में एक डिस्प्यूट अराइज होता है तो अपोजिट पार्टनर क्या बोलेगा, सर हमारी तो शादी नहीं हुई है। तो अब आप घबराओगे कि सर कैसे नहीं हुई है, हमने तो प्रॉपर सेरेमनी की और बल्कि एक नहीं 2-2 रिलीजन वाली फॉलो किए। तो कोर्ट बोलेगा नहीं ये शादी नहीं है, शादी ये नहीं है। अब क्यों नहीं है ये जानने के लिए आपको सेक्शन नंबर 7 में जाना पड़ेगा कि ऐसा क्या लिखा है सेक्शन नंबर 7 में जिसकी वजह से शादी नहीं मानी जाएगी। देखो जब आप सेक्शन नंबर 7 में आते हो तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, अ हिंदू मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी, ठीक है, सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी। अब यहां पे देखो आइदर पार्टी लिखा हुआ है ना। तो अब ये जो आइदर पार्टी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि जब भी आप सेरेमनी की बात करते हो तो आइदर पार्टी का मतलब है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप इन दोनों में से किसी एक की भी सेरेमनी चूज कर सकते हो। हम आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं डाल रहे कि आपको दोनों की सेरेमनीज फुलफिल करनी, नहीं, कोई भी एक सेरेमनी फुलफिल करो। लेकिन ध्यान रखना जिसकी भी सेरेमनी आप चूज करते हो ना उसकी सेरेमनी आपको 100% फुलफिल करनी है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जिसकी भी सेरेमनी आप फॉलो करना चाहते हो उसकी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100% फुलफिल करना है। अगर आपने ऐसा किया कि 50% यहां पर की और 50% यहां पर की है तो आपको यहां पर जो मैरिज है उसको सोलेमनाइज नहीं माना जाएगा। अब आप शादी रजिस्टर नहीं करवा पाओगे। तो अब आप बोलोगे सर हम तो इतने सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि जो अलग अलग तरीके से शादी करते हैं। अगर कोई एक हिंदू एक सिख है तो पहले वो हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे, फिर वो सिख है तो सिख वाले भी करेंगे, तो ये तो दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, तो क्या बात है। देखो वहां दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने क्या किया, आपने 100% इसकी फॉलो कर लिए और 100% यहां पर फॉलो कर लिए, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आप 100% दोनों की कर लो, क्योंकि एक्ट तो हमें साफ साफ बोलता है कि हमें एटलीस्ट एक की साइड से 100% चाहिए। आप दोनों साइड से 100% करना चाह रहे हो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत करना 50-50 मिला के आप बोलो सर ये हो गया 100। मियाँ बीवी एक ही तो शरीर वो सॉरी एक ही तो वो जान माने जाते हैं, ठीक है, एक यूनिट माने जाते हैं पति पत्नी, तो नहीं भाई एक यूनिट माने जाते हैं रीजन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन यहां पर आपको अलग अलग यूनिट काउंट किया जाएगा और आपको एटलीस्ट किसी एक के पर्सपेक्टिव से अपनी शादी को सोलेमनाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो फिर दिक्कत आने वाली है आपको, है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो कभी भी जब भी आपकी शादी हो रही हो, आपकी फैमिली में किसी की शादी हो रही हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि मिक्सर मत कर देना, नहीं तो ये खिचड़ी बन जाएगी और ये खिचड़ी लॉ के अंदर पसंद नहीं आएगी। फिर आप बाद में बोलते रहोगे कि सर क्या हो गया ये मेरे साथ,
पहले ध्यान दे लेते तो नहीं, अब ध्यान दे लेना ये वीडियो देखने के बाद। चीज क्लियर हो गई है? तो ये सेक्शन 7 के अंदर आइदर पार्टी जो लिखा हुआ था उसका ये मतलब था। सो अगेन हम ये समझते हैं कि भैया सोलेमनाइज के अंदर ये चीज आपको समझ में आई, प्रॉपर भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, ड्यू फॉर्म में होनी चाहिए। अब एक और चीज आप समझो, क्या समझो, देखो सारी चीजें एग्जांपल के थ्रू ही समझा रहा हूं मैं आपको, और ये इसलिए जरूरी है ताकि देखो जो चीजें आप ना रियलिटी में देखते हो अगर उसके एग्जांपल से आपको समझाया जाए ना तो चीजें ज्यादा याद होती है, ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। अब हम एक और चीज है जो बहुत बार मूवीज के अंदर देख चुके हैं, ठीक है, मूवीज में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि क्या हुआ है कि भैया एक बॉय है और एक गर्ल है, अब ये शादी करना चाहते हैं, है ना, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके जो घर वाले ना वो एग्री नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम इन दोनों की शादी नहीं करवाएंगे। कुछ भी मैटर हो सकता है, मैटर में नहीं जाएंगे, क्या इशू है उसमें नहीं जाएंगे, वो शादी नहीं करवाना चाह रहे। अब इन्होंने बोला कि दो प्यार करने वालों का दुश्मन है ये क्या, देश, ये समाज और हमारे घर वाले, तो हम इन दुश्मनों को जीतने नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, भाग के एक मंदिर में शादी कर लेंगे, ठीक है, भाग के लड़की और लड़का यानी कि लड़का और लड़की चले गए मंदिर के अंदर, वहां पे गए और वहां पे सिर्फ उन्होंने क्या किया, माला एक्सचेंज कर ली, एक दूसरे को माला पहना दी। देखते हो ना मूवीज में, बाबूजी हम शादी करके आ गए, तो यही हो रहा है यहाँ पर, गए मंदिर में भगवान के सामने, और वो होता है ना मूवीज के अंदर, भगवान को साक्षी मान के मैं तुम्हें पत्नी और तुम मुझे पति चूज कर रही हो, ये बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ऐसा किया तो आप ये देखो कि आपने अपनी जो कम्युनिटी थी उसके क्या रिचुअल्स फॉलो कर लिए। अगर सप्तपदी होनी थी, क्या आपने 7 फेरे लिए? कन्यादान होना था तो क्या कन्यादान हुआ? क्योंकि देखो कन्यादान बिना पेरेंट्स के तो हो ही नहीं सकता, तो आप चाहे सप्तपदी ले लो, माला एक्सचेंज कर लो, बाकी कुछ भी कर लो, कन्यादान तो फिर भी रह गया ना। और अभी अभी मैंने आपको बताया बीएस लोखंडे वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि प्रॉपर होनी चाहिए, ड्यू फॉर्म में होनी चाहिए। तो जब आप मंदिर में शादी कर रहे हो तो आप कन्यादान तो करवा ही नहीं सकते। तो अगेन हम क्या मानेंगे कि सेक्शन 7 की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुई है, सेरेमनीज आपने फुलफिल नहीं किए, तो यानी कि मंदिर में की हुई शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वैलिड नहीं मानी जाती है, ये भी ध्यान रख लेना। तो कोई भाग के शादी कर रहा है, मंदिर में शादी कर रहा है, तो उसकी शादी वैलिड नहीं है अगर उसने सारे रिचुअल्स फॉलो नहीं कर लिए तो। और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है हिंदू मैरिज को लेके, कन्यादान अपने आप में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी है, तो बिना कन्यादान के तो आप शादी कर ही नहीं सकते। तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि सर अगर हम भाग के मंदिर में शादी नहीं कर सकते हिंदू मैरिज एक्ट में, तो फायदा क्या हुआ, क्या वो शादी वैलिड है क्या? अरे भैया वैलिड है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं है। उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट, यहां पर जाके आप उस शादी को क्या कर सकते हो, वैलिड डिक्लेयर करवा सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगा आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो कभी भी भाग के शादी मत करना, और कर रहे हो तो फिर ध्यान रखना आपको शादी रजिस्टर करवानी किसके अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। क्या चीज क्लियर हो गई है? तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां पर एक नई चीज निकल के आती, नई भी नहीं, जो मैंने आपको यहां पर पॉइंट आउट करवाई थी वो देखना। आप देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि हम सेक्शन नंबर 5 के अंदर हिंदू वर्ड कवर कर चुके हैं, सोलेमनाइज्ड वर्ड कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है इस वर्ड की मे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेक्शन 5 में भी मे वर्ड लिखा हुआ है और सेक्शन 7 में भी मे वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि भैया ना सेक्शन 7 को फॉलो करना मैंडेटरी है ना सेक्शन नंबर 5 को। तो फिर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर जब फॉलो करना जरूरी ही नहीं है, लेजिस्लेचर ने साफ साफ लिख दिया है, तो फिर ये कोर्ट क्यों जबरदस्ती हमें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आपको सेरेमनीज फॉलो करनी पड़ेगी? क्यों बाइगेमी अलाउड नहीं की जा रही है? क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 के अंदर तो मे वर्ड यूज में लिया हुआ है ना, यानी कि आप कंडीशन फुलफिल करो तो भी चलेगा। और जो पहली कंडीशन है वो क्या है, नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, यानी कि बाइगेमी को प्रोहिबिट कर दिया गया है क्लॉज 1 के अंदर। तो फिर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, सर ये फिर ये मे वर्ड का क्या मतलब है ना, क्यों यहां पर मे लिखा गया है? तो देखो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक लैंडमार्क जजमेंट देके इस इंस्टांस को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। जजमेंट का नाम है गुल्लीपल्ली सोविरा राज वर्सेस बांद्रू पवानी, ठीक है। मैं आपको जजमेंट का नाम लिखवा देता हूं, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो।
ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और यहां पर इन्होंने क्या किया है, इस मे वर्ड को, जो मे वर्ड लिखा हुआ है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया है और विद लॉजिक समझा। देखो सुप्रीम कोर्ट है, कोई ऐसा नहीं चलते फिरते कोई भी बात बोल गया, नहीं, सुप्रीम कोर्ट है तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। क्या समझाया, देखो उन्होंने क्या बोला कि आप यहां पर आओ, देखो मैं आपको बैरेक्ट ओपन करके बता रहा हूं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आप भी अपना बैरेक्ट ओपन करना और साथ में समझना। अब देखो यहां पर आप सेक्शन 5 छोड़ो, आप आ जाओ सेक्शन नंबर 1 के ऊपर और उससे भी पहले प्रीएम्बल। क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। यानी कि भैया इस एक्ट का पर्पस क्या है कि हमको क्या करना है, जो हिंदू मैरिजेस है उनसे रिलेटेड जितने भी एक्ट है उनको क्या करना है, अमेंड करना है और कोडिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या बोला गया है, टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म। यानी कि आपने एप्लीकेशन में भी बता दिया कि हिंदू जो है उनके ऊपर ही एप्लीकेबल है। फिर आपने एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये भी बता दिया। तो जब आपने इस तरीके से यहां पर बताया है, पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, हर जगह पे आप ये बोलो कि हमारा पर्पस ही क्या है, हम चाहते क्या है, हम यही चाहते हैं कि अब जितनी भी हिंदू मैरिजेस हो वो इस एक्ट के थ्रू गवर्न की जाए। यही तो निकल के आ रहा है, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। तो जब भी आप किसी भी एक्ट को कोडिफाई कर देते हो तो इससे का क्या पर्पस होता है कि आप उस सब्जेक्ट मैटर को गवर्न करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। तो जब आपने साफ साफ लिख दिया कि आपका पर्पस क्या है, यहां से क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला गया, हिंदूज की डेफिनेशन के अंदर आपने क्लियरली मेंशन कर दिया कि कौन कौन हिंदूज है, क्या क्या है इसके अंदर। तो यानी कि साफ साफ हमें लेजिस्लेटिव इंटेंट दिखाई दे रही है कि आपको क्या करना होगा, यहां पर यह करना होगा कि आपको हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो करना होगा। उसके अलावा एक और सेक्शन, सेक्शन नंबर 4, overriding effect of the act, save as otherwise expressly provided by this act, any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made under this act। यानी कि इस एक्ट के आने से पहले हिंदू लॉ से रिलेटेड जितने भी आपके रूल्स, रेगुलेशन, इंटरप्रिटेशन थे, सबके सब क्या हो जाएंगे, नलिफाइड हो जाएंगे, जीरो वैल्यू हो जाएगी। और अब हमें क्या करना है, इस एक्ट को फॉलो करना है। हाँ, अगर इस एक्ट में एक्सप्रेसली कहीं पर लिखा हुआ है कि आप अपने कस्टम्स को फॉलो कर लो, एक्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो आपको एक्ट को ही फॉलो करना है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि जब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सेक्शन नंबर 1 से, सेक्शन नंबर 2 से, सेक्शन नंबर 4 से, उसके बाद प्रीएम्बल से, इन तीन जगह से हमें लेजिस्लेटिव इंटेंट क्लियर नजर आ रही है। तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे सेक्शन नंबर 5 के अंदर, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 7, इसके अंदर जो ये मे वर्ड लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस मे वर्ड को हमें रीड करना है एज अ शेल, बिकॉज ऑफ दी सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 4 एंड प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट। इस मे को हम मान के चलेंगे शेल। तो यानी कि जब हमने मे को शेल मान लिया है तो यानी कि अब आपको ये कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। अब आप यहां पर ये ग्राउंड नहीं ले सकते, देखो सर सेक्शन नंबर 5 में मे लिखा है तो हिंदू और मुस्लिम भी शादी कर ले तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। सर अगर हम बाइगेमी कमिट कर दें तो वैलिड हो जाएगी क्या, नहीं होगी। सर अगर हम सेरेमनीज फुलफिल नहीं करें तो काम हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर मे का मतलब होता है शेल। और इसी के साथ हम सेक्शन नंबर 7 को एक बार कंप्लीटली रीड करके एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। देखो हम सप्तपदी यानी कि 7 फेरे लेने को क्या मान के चलते हैं कि आगे उसकी चारों तरफ आपने फेरे लिए 7, है ना, यही हम देखते भी हैं। तो हमें क्या लगता है कि सप्तपदी का मतलब है 7 फेरे लेना। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी लास्ट ईयर 2025 में जब आरजेएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था। इसको लेके एमसीक्यू आ गया और जिसकी कमांड बैरेक्ट पे नहीं है ना उसने गड़बड़ कर दी। इसलिए तो मैं बोलता हूं एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, where such rites and ceremonies include the saptapadi, that is the taking of 7 steps। देखो 7 steps लिखा हुआ है, 7 राउंड नहीं है, 7 steps है। 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire। यानी कि उन्होंने 7 फेरे नहीं बोला है, 7 स्टेप बोला है। तो आपको ये याद रखना है सप्तपदी का मतलब 7 फेरे नहीं है, 7 स्टेप्स है ना। और ये गलती बहुत से बच्चों ने यहां पर एमसीक्यू के अंदर की थी, तो आप ये गलती आगे से
मत करना। क्या चीज क्लियर हो गई है? सेक्शन 7 क्लियर है। सेक्शन नंबर 5 की जो फर्स्ट लाइन है जी हमने क्लियर कर ली है। अब इसके बाद जो मैंने आपको बोला था कुछ एडिशनल चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो एडिशन चीज ये है दैट इंटेंशन टू लिव एज अ हस्बैंड और वाइफ, और यहां से हमारा कंसेप्ट निकल के आता है लिव इन रिलेशनशिप का और उनकी वैलिडिटी एज अ मैरिज। अब देखिए यहां पर बहुत से लोग बोलते हैं सर क्या हुआ अगर हमने 7 फेरे नहीं लिए, तो हम तन मन धन से तो इसको अपना स्पाउस मान चुके हैं, मैंने इसको अपना पति मान लिया, इसने मुझे अपनी पत्नी मान लिया है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने एक दूसरे को नॉमिनी बनाया हुआ है, हर जगह हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं हस्बैंड और वाइफ की तरह, तो आप हमें हस्बैंड वाइफ ही मान लो ना। ना 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 ना, हस्बैंड और वाइफ नहीं माना जाएगा। जब तक आप सेरेमनी इसको फुलफिल नहीं कर दोगे तब तक आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो। लेकिन यहां पर भी कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है हम आगे देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो क्या है। देखिए लिव इन रिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब होता है कि दो इंडिविजुअल, मेल और फीमेल, या फिर अब तो थर्ड जेंडर भी इंक्लूडेड है, इस तरीके से दो इंडिविजुअल साथ में रहते हैं, सारी वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हैं जो एज अ हस्बैंड और वाइफ लोग आपस में एक दूसरे के साथ फुलफिल करते हैं, तो ये होता है लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन ये तो बड़ी ही कॉमन वे में वो डेफिनेशन हो गई है। एक्चुअल में लीगल टर्मिनोलॉजी में इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन दी गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, किसके अंदर, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचैयमल। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 4 चीजें बताई थी कि 4 चीजें एसेंशियल है जो आपको देखनी होगी फॉर अ वैलिड लिव इन रिलेशनशिप। क्या है वो? फर्स्ट कंडीशन, द कपल मस्ट होल्ड देमसेल्व्स एट द सोसाइटी एज आउट एट द सोसाइटी एज स्पाउस, यानी कि दोनों इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के सामने ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सर हम तो कपल हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दे मस्ट बी ऑफ लीगल एज टू मैरी, यानी कि उनकी लीगल एज होनी चाहिए शादीशुदा होने लायक, यानी कि अगर मैं हिंदू में रिजेक्ट की बात करूं तो लड़की की होनी चाहिए 21 साल और लड़की की होनी चाहिए 18 साल। यह है दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ लीगल मैरिज, यानी कि भैया उसके अलावा जो बाकी दूसरी कंडीशन है, यानी कि वो इनकेपेबल नहीं होने चाहिए, कैसे, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, उनको कोई फोर्स ना कर रहा हो, ठीक है, पता चले आपने उनको ड्रग्स दे दी और अब उनको जबरदस्ती शादी करवा रहे हो, साथ में रख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन और फोर्थ कंडीशन, दे मस्ट हैव वॉलंटरीली कोहिबिटेड फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो वॉलंटरीली साथ में रह रहे हैं, ऐसा नहीं जोर जबरदस्ती की जा रही है, वॉलंटरी साथ में रह रहे हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 4 दिन साथ में रह लियो आप लिव इन रिलेशनशिप में आ जाओगे ना, ऐसा नहीं है, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साथ में रहना है। और अब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है क्या नहीं है ये डिसाइड करेगा कोर्ट, है ना। कोई ड्यूरेशन नहीं दी है, 1 महीना 2 महीना 6 महीने साल भर 2 साल नहीं, वो डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर। तो जब ये 4 कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब आप बोलोगे कि कोई इंडिविजुअल क्या है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। और इनको हम मैरिज नहीं बोलते हैं, इनको हम मैरिज कभी भी नहीं बोलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये आप ये बोल सकते हो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, और ये आप प्रेफर कर सकते हो कहां पर, सेक्शन 2F। जब आप सेक्शन 2F ऑफ डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये देखोगे तो वहां पर भी आपको रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब देखो जो हमारी मालीमत कमेटी थी, मालीमत कमेटी ने भी बोला था कि सर जो ये लिव इन रिलेशनशिप है ना, उनको क्या कर देना चाहिए, हमको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। और कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अगर वो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक साथ में रह रहे हैं तो फिर आप उनको क्या मान लो, लिव इन पार्टनर मान लो, उनको राइट्स एंड जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करने के लिए बोलो। तो ये मालीमत कमेटी की भी रिपोर्ट थी। उसके अलावा 2F में भी हमने देख लिया, इसके अलावा डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचैयमल, ये जजमेंट भी हमने देख लिया। तो यानी कि जस्ट बिकॉज आप साथ में रह रहे हो ना, आपकी कितनी भी बड़ी इंटेंशन क्यों ना हो, आपको शादी के अंदर स्पाउस नहीं माना जाएगा, आपको लिव इन रिलेशनशिप का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन शादी नहीं मानी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर कोई भी तरीका है क्या कि हम लिव इन रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट कर दें विदाउट परफॉर्मिंग एनी सेरेमनी। तो एक तरीका है, बिल्कुल तरीका है, वो तरीका है आपके पास सेक्शन नंबर 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर अब इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज हो चुका है, देन सेक्शन नंबर 119 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो दोनों सेक्शन है ना, ये किसकी बात करते हैं? प्रिजम्पशन की। और वहां पर बोला गया है कि अगर कोई भी चीज नेचुरली अगर करती है, नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे रहनी चाहिए, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि वो चीज हो चुकी है। जैसे कि अगर ऐसा है कि भाई नेचुरली ये नदी ऐसे बहती है, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि नदी ऐसे ही बह रही है। कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि नदी ऐसे बह रही, नहीं, कोर्ट ऐसे ही मान के चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, वो प्रिजम्पशन एक रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, यानी कि उस प्रिजम्पशन को आप रिबर्ट कर सकते हो कॉन्ट्ररी एविडेंस देके। अब इस सेक्शन की यहां पर क्या रिलेवेंस है? तो यहां पर इसकी रिलेवेंस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स, जैसे कि तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्घटिया एंड अदर्स, ये एक जजमेंट हो गया। इसके अलावा मोहब्बत अली खान वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम खान एंड अदर्स, ये जजमेंट है। इसके अलावा एक और जजमेंट है, मदन मोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत। इन सारे जजमेंट्स में और बहुत सारे जजमेंट्स में कोर्ट ने यह बोला है कि अगर दो इंडिविजुअल बहुत लंबे टाइम से साथ में रह रहे हैं और सोसाइटी को भी ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम हस्बैंड वाइफ है, तो कोर्ट यहां पर प्रिज्यूम कर सकता है कि वहां पर एक वैलिड मैरिज एग्जिस्ट करती है। यानी कि क्या प्रिजम्पशन आ गया? एक वैलिड मैरिज एग्जिस्ट करती है। यानी कि आपने लिव इन रिलेशनशिप के अंदर क्या प्रिजम्पशन ले लिया कि सर ये तो एक वैलिड मैरिज है। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रिजम्पशन तब तक ही काम करेगा जब तक कि अपोजिट पार्टी कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस ना दे दे। और जैसे ही पार्टी कॉन्ट्ररी एविडेंस देगी, ये मैरिज से फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिव इन रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में 5 साल 10 साल 11 साल रह चुके हो और आप सोसाइटी के सामने एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करो, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर लेगा कि भैया ये तो हस्बैंड और वाइफ ही, उनके बीच में एक वैलिड मैरिज सोलेमनाइज हुई थी। तो इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो डिसाइड किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने सेक्शन 5 का एक बहुत छोटा सा लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर किया है। आई होप कि आपको ये सारी एसेंशियल चीजें समझ में आ गई होंगी, कवर हो गई होगी, और आप आगे से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कभी भी मंदिर में भाग के शादी नहीं करना है, अदरवाइज हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, लंबे टाइम पीरियड तक रह रहे हो, तो वहां पर क्या मान लिया जाएगा? प्रिजम्पशन ले लिया जाएगा कि वो एक वैलिड मैरिज एग्जिस्ट करती है। अगर इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिज हो रही है, लेकिन जो भी हिंदू की कैटेगरी में उनके साथ, तो ध्यान रखना ऐसा ना हो 50-50 दोनों की सेरेमनीज फुलफिल करो, नहीं, 100% तो आपको एक रिलीजन की सेरेमनी फुलफिल करनी पड़ेगी, और इस तरीके से आपकी शादी जो है कंप्लीट मान ली जाएगी। अभी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं सेक्शन 8, जो बात करता है रजिस्ट्रेशन को लेके। फिर उसके बाद हम वापस से सेक्शन 5 के ऊपर आएंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो कौन सी कंडीशन है जिनको अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो आपकी शादी या तो वॉइड कहलाएगी या फिर वॉइडेबल कहलाएगी। तो बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर इन सारे टॉपिक्स को लेकर। और वंस अगेन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक बटन दबाइए, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें मिलती रहें। और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप एक लीगल स्टूडेंट हैं जो लेटेस्ट जजमेंट से अपडेटेड रहना चाहते हैं, लेटेस्ट वैकेंसी से अपडेटेड रहना चाहते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डेली बेसिस पे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर आप ये क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप एक मोबाइल फोन के अंदर वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दिया जाएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नई क्लास के अंदर। गुड बाय।